नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा पे। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस की। इससे पहले एनसीईआरटी जो क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो ईवीएस होती है सीटेट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है, मैंने उसे करा रखा है। क्लास फोर्थ की एंड फिफ्थ की कुछ टॉपिक बची हुई है, ठीक है, जिसे हम लोग को करना है। तो मैंने सोचा कि ईवीएस की बहुत सारी टॉपिक हो चुकी है, तो साथ में पेडागोजी भी कंप्लीट करें, क्योंकि जब हम ईवीएस को पढ़ते हैं तो 15 क्वेश्चन हमारे बुक से और 15 हमारे पेडागोजी से पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स ईवीएस होती है। हर एक पेपर में पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पेडागोजी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने एक वीडियो पीडीएफ से पेडागोजी की बना रखी है ईवीएस की, और एक और वीडियो मैंने पीडीएफ से ही मतलब ओरली मैंने बता रखी है। उसमें कुछ पॉइंट जो बचा था मैं उसे आज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे देखें, और लग रहा है मुझे कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जा करके SUCCESSERA सक्सेस हेरा को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने किसी वीडियो को मिस किया है तो आप उसके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का हमारा एक टॉपिक है क्या, इंटीग्रेटेड ईवीएस। क्या है टॉपिक? ईवीएस। इसका तो फुल फॉर्म सभी जानते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी। अब मेरा एक आज का नया टॉपिक लेकर मैं आई हूँ कि इंटीग्रेटेड ईवीएस। मैं फिर बता रही हूँ कि जो पार्ट 1 ईवीएस पेडागोजी और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो देख लेंगे। आपको ये क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में P1 पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिल जाएगा ईवीएस पेडागोजी। उससे रिलेटेड ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखोगे तो थर्ड पार्ट आई थिंक उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसे देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट भी करना मेरे साथ साथ, और देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि है क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ मैं कुछ और चीज को भी बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेटेड क्या होता है। एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? इंटीग्रेटेड ईवीएस। आप सोचो, मैं तो बताऊंगी इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम उसको ईवीएस से रिलेट करेंगे, और ईवीएस से रिलेट करने के बाद, ठीक है, उसको हम अपने ईवीएस में उसको मिक्स करेंगे। मैंने इसका हिंदी भी लिख रखा है, इंटीग्रेटेड का एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब होता है। और जब ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर इंटीग्रेटेड ईवीएस की जरूरत क्यों पड़ी। मेन बात ये आता है कि आखिर कोई वर्ड जब हमारे किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में आता है तो हम सोचते हैं आखिर ये वर्ड क्यों ऐड किया गया इसमें। सिंपल सा था ईवीएस, उसके बाद पेडागोजी आ गया, ईवीएस पेडागोजी हो जाता। ये इंटीग्रेटेड ईवीएस क्यों आया वो चीज हमको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एनसीएफ, ठीक है। मैंने एनसीएफ पे भी वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लेना। उसमें बहुत अच्छे तरीके से एनसीएफ को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, सीटीईटी या किसी भी टेट, टीईटी, या आप किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, DBBB, एसबी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो आपको एनसीएफ जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एनसीएफ टीचर्स ही नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एनसीएफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि हम अपने बच्चे को अलग तरीके से, मतलब समथिंग चेंज और समथिंग न्यू ऐड करके हम बच्चों को उसमें एजुकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीएफ का फुल फॉर्म से। सबको पता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या है एनसीएफ? सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ यहाँ पे मैंने कुछ डेट नोट किया है, मेंशन किया है। सबसे पहले हमारा क्या है 1975, ठीक है। आई थिंक ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं चेंज कर देती हूँ जिसे मैं अच्छे से लिख पाऊँ। क्या है ये 1975 यानी 1975, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिखा एनसीएफ के आगे। आखिर कुछ ना कुछ तो मेन मोटो है मुझे लिखने का ये, और मैं इसको बताती हूँ क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एनसीएफ 1975 में ही बनाया गया था। क्या? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो सबसे पहले कब बनाई गई थी? 1975 में बनाई गई थी। और ये किसका बेस देकर बनाया गया था? तो ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पहली बार जो 1968 के अनुसार एनसीएफ को बनाया गया था। इन स्टार्टिंग में यहाँ पे चर्चा नहीं, मैं ओरली बता देती हूँ। 1968 में एक शिक्षा नीति को ऐसे लाया गया था, और लाने का उद्देश्य था कि शिक्षा में सुधार करना। उसी के बिहार पे 1975 में एनसीएफ बनाया गया सबसे पहली बार। फर्स्ट एनसीएफ कब आया? कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन पूछ देता है कि पहला एनसीएफ कब आया, ठीक है। फर्स्ट एनसीएफ कब आया? तो आया 1975, इसका राइट आंसर होगा 1975।
उसके बाद आपको दे देता है कि किसके बिहाफ पे आया। तो आई थिंक 1975 वाले में नहीं पूछता है कि किसके बिहाफ पे आया। अब देखते हैं 1988 क्यों लिखा गया है। 1988 में मेरा दूसरी बार एनसीएफ आया, पहला एनसीएफ आया। तो 1975 में क्या किया गया, दो चीज को मेन मोटो डाला गया। क्या मोटो डाला गया, देखिए 1975 में दो विषय को पढ़ाने के लिए क्लास 1 और 2, ठीक है, याद रखेंगे क्लास 1 और 2 की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी क्या होता है एनसीएफ, एनसीएफ यानी 2005 के अनुसार क्या है, आप क्लास 1 एंड 2 में क्या करते हैं, लैंग्वेज और मैथ, आप गणित और भाषा की ही पढ़ाई कराते हैं 1 और 2 में। ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट से भी पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी सीटेट क्या करता है, आपको सब्जेक्ट कंपटीशन दे देता है कि क्लास मतलब ये दे देता है क्वेश्चन की क्लास फर्स्ट में यानी फर्स्ट क्लास यानी क्लास मतलब वर्ग 1 में कक्षा 1 में कौन सी विषय पढ़ाई जाती है। तो आप डायरेक्ट आंसर मारोगे भाषा और गणित, मैथ एंड लैंग्वेज। याद रखना ईवीएस नहीं होता है, याद रखेंगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है हम बड़ी बड़ी चीज करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज भूल जाते हैं। तो ये आया है कब, 2005 से, ठीक है। और 2005 से ही आपको ईवीएस क्लास 3, 4th एंड 5th में पढ़ाना शुरू किया गया, ठीक है। तो कब से, 2005 से ज्यादा जोर दिया गया है, शुरू हो चुका था 2000 से। याद रखेंगे ये सब चीज बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा काम देने वाली है आगे। तो ये चीज क्या है, पेपर 1 क्लास 1 और 2 में, उस समय पेपर 2 था, 2 पेपर पढ़ाया जाता था, भाषा गणित तो था ही। उसके बाद क्या था, पहला प्राकृतिक विज्ञान। देखिए ईवीएस की जगह पे कौन सा पेपर पढ़ने, कितना सिलेबस टफ होता था और बच्चों को कितनी मुश्किल होती थी किसी चीज को समझने के लिए, कैसे वो करते थे, वो चीज को हम देखेंगे। 1975 में 2 विषय पढ़ाने का दिया गया था नोटिस। एक क्या था हमारा प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा क्या था सामाजिक विज्ञान। कब, 1975 में। फिर जब इसको चेंज किया गया, बोला गया कि ये बहुत मुश्किल है और अलग अलग विषय को पढ़ाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, समझने में बहुत सारी समस्याएं हो रही है, आखिर बच्चों इतना बोझ क्यों उठाए। तो एनसीएफ का मेन मोटो क्या था कि पाठ्यचर्या जो हमारा है उसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जो हमारा शेड्यूल है, जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लाते हैं, क्या उसमें बच्चे रुचिकर पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि बच्चों की उम्र से ज्यादा उस पर तो पुस्तकों की बोझ लादी जा रही है। अब देखिए क्लास 1 में इवन मान लेते हैं कि गांव का बच्चा है शहर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स का काम है कि बच्चे जो भी मिले हमें अच्छे से उन्हें एजुकेशन देना। कहते हैं ना बच्चे क्या होते हैं, व्हाइट बोर्ड के समान होते हैं, उस पर हम जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम टीचर्स का काम होता है कि बच्चों के माइंड में कुछ अच्छी चीजें, कुछ उसकी यूजफुल चीजें और इन्वायरमेंट से हट करके उसके जाति धर्म इस सब चीज से हटकर बताना है। तो एनसीएफ सोचा कि जब बच्चों को क्लास 1 में ही हम 2 विषय ये दे देंगे, मतलब प्राकृतिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, तीसरा हो गया भाषा हो गया और चौथा गणित हो गया, तो बच्चों को तो लगेगा पढ़ाई बोझ की जैसा, और बच्चे कर कैसे पाएंगे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, एनसीएफ ने ही इस चीज को चेंज किया है 1986 में। मतलब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई एनपीई 1986, उसी के बिहाफ पे क्या किया, चेंज किया गया 1988 में। बोला गया कि नहीं, 2 विषय को नहीं पढ़ाना है क्योंकि छात्रों पे समस्याएं हो रही है और बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए इसे हटाना चाहिए। फिर आया एनसीएफ हमारा 2000 में। कब आया एनसीएफ 2000, ठीक है। और इसी में एक चीज को जोड़ा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2000 में कंप्यूटर को ऐड किया गया। कंप्यूटर को ऐड किया गया हाई स्कूल से, मतलब जो भी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल, सब में कंप्यूटर को लाया गया, उस पर काम करना था, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। कब, एनसीएफ 2000 के तहत। याद रखेंगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल। 1 नंबर यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है और सीटेट की एग्जाम में 1-1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1-1 नंबर को श्योर करते हुए मैं होप करती हूँ कि मेरे जितने भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सब्सक्राइबर है, सब कम से कम 100+ मार्क्स लाए किसी भी हालत में, तभी जाकर मेरिट में ऊपर आने का चांस होता है। पास तो लोग 82 पे हो जाते हैं इन बिहार और जनरल 90 पे हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें क्या करना है, स्कॉलर बनना है, अच्छे नॉलेज के साथ पास होना है कि हम कहीं भी जाए पढ़ाने तो अच्छे से पढ़ा पाए। क्योंकि पेडागोजी क्या होता है, शिक्षण शास्त्र है, ये टीचर्स के लिए ही होता है पेडागोजी। 15 मार्क्स तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, आराम से एनसीईआरटी की बुक को ले लोगे, नोट्स ले लोगे, देख लोगे, लेकिन जो 15 मार्क्स है आपका पेडागोजी, उससे लाना थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्या है, फुल्ली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो
तो फिर 2005 आया एनसीएफ। क्या आया? 2005। अब 2000 में ही क्या किया कंप्यूटर, क्या किया 2000 में ही इस चीज को ला दिया गया था कि क्लास 3rd, 4th एंड 5th में सिर्फ ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, इसी में सोशल साइंस भी होगा और साइंस भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंक्लूड एक सब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ईवीएस, और इसे पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया कब? 2000 में ही। 2000 में कहा गया कि कक्षा 1 और 2 में भाषा होगा और गणित होगा, ठीक है, लेकिन कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चे पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक क्या है पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ जोड़ करके ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी को एक साथ वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सोशल साइंस भी इंक्लूड होगा और साइंस भी इंक्लूड होगा। दोनों को एक साथ इंक्लूड करने के बाद और इसको विभक्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बच्चों को बुक पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि एक और बुक कंप्लीट करना है, वो इसलिए रुचि लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कितना भारी बस्ता हो गया मेरा, कैसे मैं पढूं, कैसे कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे वो जुट जाते हैं। तो एनसीएफ इस चीज को बहुत इग्नोर करता है, अवॉइड करता है कि नहीं, बच्चों को सिलेबस का खुराक नहीं बनाना है। आपने पढ़ा होगा एनसीएफ के बारे में, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि एनसीएफ में क्या कहता है कि बच्चों को एक डोज नहीं मानना है कि एक चैप्टर को हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल क्वेश्चन आंसर करवाना है, परसों उसको याद करके सुनाना है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों का मन नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों के अनुकूल। अगर आज बच्चों का मन है कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, कुछ और चीज पूछेंगे, हो सकता है कुछ टॉपिक दे दे हम और खेल खेल में कुछ नया ज्ञान उससे देख ले कि उसने क्या सीखा, कुछ ऑब्जर्व कर ले। ये चीज एनसीएफ फॉलो करता है, और एनसीएफ हम टीचर्स को भी यही राय देता है कि आप इसे फॉलो करें और इसे समझें। अब देखते हैं हमारा थोड़ा सा और कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने मेंशन कर रखा है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। एनसीएफ 2005 में तो हमने देख लिया कि क्या है, पर्यावरण अध्ययन को फुल रूप से पढ़ाने पे जोर दिया गया है, और उसको अपने मतलब प्राकृतिक धरोहर कैसे पोषित करना है पर्यावरण को, ये सब चीज पे एनसीएफ बहुत ज्यादा जोर देता है, बच्चों को रुचि लेकर के। सबसे पहले एनसीएफ कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं रहे, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं एनसीएफ एकीकृत करने का उद्देश्य क्या था हमारा। तो उसमें तो मैंने बताया है कि एकीकृत करने के, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाते थे, इसी के लिए एनसीएफ इंटीग्रेटेड ईवीएस की व्यवस्था की गई, जिसमें इस दोनों को जोड़ करके इंक्लूड करके एक नया विषय बनाया गया ईवीएस, ठीक है। अब देखिए ईवीएस का तो बहुत सारे पार्ट को हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज को जाना। अब थोड़ा सा चलते ईवीएस का जो ये 6 थीम में बांटा गया है वो क्या क्या है, उस चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्या एनसीईआरटी के द्वारा ही ये सारा चीज किया जाता है। 3rd, 4th एंड 5th भी क्या करता है, 6 थीम में बांट देता है। 6 थीम को आपको 3 क्लास में पढ़ना है, 3, 4th एंड 5th में, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है हमारा। कहता है कि थीम अर्थात प्रकरण कह सकते हैं, ये चैप्टर है हमारा। पहला चैप्टर हमारा परिवार एवं मित्र। क्या है? परिवार एवं मित्र। तो इसमें आपका आ जाता है सगे संबंधी, जानवर, पेड़ पौधा, उसके बाद आपका वातावरण, समाजीकरण, हर एक चीज इसी में आ जाता है। जैसे परिवार आता है तो परिवार से हमारा एक परिवार से एक कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनी से एक सोसाइटी, सोसाइटी से एक सिटी, और सिटी से एक स्टेट, और बहुत सारे स्टेट मिलकर एक कंट्री। तो इस तरीके क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से वो बड़ा बड़ा पैमाना बढ़ते चला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा परिवार एवं मित्र को नहीं लेना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज को एक साथ इंक्लूड किया गया। और ये चीज हम लोग बच्चे तो सोचते हैं चलो परिवार एवं मित्र है, हमारा दोस्त और हमारा परिवार। ये चीज बच्चों को समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इससे बच्चे क्या होते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और समझकर पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर परिवार क्यों दिया गया, ये चीज बहुत जरूरी है जानने का, क्योंकि परिवार क्या होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अपने परिवार से ज्यादा क्लोज होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं अपने मित्र के पास जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल को ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप होती है, फिर स्कूल से ज्वाइन करते हैं, फिर कॉलेज गया वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग यहाँ स्कूल जीवन पे बात करें, स्कूलिंग लाइफ पे बात करें, क्योंकि हम लोग को स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल तक देखेंगे। परिवार मित्र के साथ साथ हमें उसे आस पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, इवन क्लास 4th या 5th मतलब ईयर क्लास मतलब 5 ईयर या 5th ईयर के होते हैं, 5th ईयर या 6th ईयर के होते हैं, तो आते हैं स्कूल में और स्कूल को ज्वाइन करते हैं, तो उनके पास थोड़ी समझ तो होती है, इवन थोड़ी ही नहीं बहुत ज़्यादा समझ होती है, ठीक है। तो उसमें परिवार के साथ साथ हम पौधे एवं जानवर, मित्र, उसके बाद आप प्राकृतिक धरोहर जैसे किसी मंदिर हो गया
किसी झरना हो गया, किसी धर्म के बारे में हो गया, ये चीज को हम मतलब हर चीज़ों को अपनाना बताते हैं छोटे बच्चों को कि देखो ऐसा नहीं सोचना कि वो हिंदू समुदाय से तो हिंदू है, या मुस्लिम से है तो मुस्लिम है, बिल्कुल नहीं। सब धर्म एक समान है और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी आनी भी चाहिए। ये चीज़ हम बच्चों को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और उनके नज़रियों को चेंज करते हैं। हो सकता है बच्चा किसी अलग परिवेश से आ रहा हो, कुछ और सोच रहा हो, हम समझाने की कोशिश करो, नहीं समझ पा रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसे समझाते हैं और समझाने के साथ साथ उसके मन में ऐसा चीज बिठाते हैं कि तुम एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। अगर तुम साइंटिस्ट होते तो क्या करते, अगर तुम सोशलिस्ट होते तो क्या करते, अगर तुम्हें इस देश का नेता बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। इससे क्या होता है ना, बच्चों में एक भावना आती है कि नहीं हम बड़े हैं और हमसे सब छोटे हैं, तो हम कैसे इसको लेकर चलते हैं। इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट के साथ साथ बच्चों को ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परिवार एवं मित्र। इसमें आपके आगे रिश्ते संबंध, वो हमारे चाचा है, वो हमारी चाची है, ये हमारे कॉलोनी वाले अंकल है, ये हमारे सर है, ये हमारे सोसाइटी के लीडर है, इस सबको भी हमें बताना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर में परिवार एवं मित्र है तो बस यही है। परिवार मित्र के साथ साथ जितनी सारी रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, हर एक चीज को बताना हम टीचर्स का काम होता है। और इस चीज को हम भली भांति समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये चीज करना, लेकिन हमें करना होगा क्योंकि हम टीचर्स हैं, ठीक है। उसका ज्ञान रखते हैं और फिर रिश्ते के बारे में सोचना कि कैसे कौन टीचर्स आए, किसके साथ आपको क्या बिहेव करना है, कौन कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे, आपको क्या रिस्पॉन्स लेना, ये सब चीज़ बच्चों को बताना होता है और हम खेल खेल में बताते हैं। इस सब चीज़ के लिए देखिएगा कभी कभी हम नाटक करते हैं, छोटा सा एक मतलब थीम प्ले कर देते हैं कि चलो छोटा सा प्ले है, तुम उसमें उसको रोल दे देते हैं। अब जो ज़्यादा बचा दंड है उसको हम पुलिस का रोल दे देंगे, तुम कैसे हैंडल करोगे। जो थोड़ा नॉर्मल है तो चोर का रोल दे दिए। इस तरह चोर सिपाही बहुत सारे स्कूल में आप देखेंगे छोटे छोटे प्ले करके बच्चों को सिखाया जाता है। ये सब चीज़ का मेन मोटो होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप के बारे में। अब देखते हैं हमारा क्या है, इसी में हो गया अब भोजन है और इसी में आ जाता है परिवार में काम करना, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना। कभी कभी कहीं जाना होता है तो ग्रुपिंग बना देते हैं और उसे क्या करते हैं, ग्रुप का लीडर बना देते हैं कोई बच्चे को। अब बोलते हैं तुम्हें कहीं जाना है, अब तुम लीडरशिप करोगे, 10 बच्चों को तुम कैसे लेकर जाओगे, ठीक है। अब उसमें लीडर का काम भी आ जाता है। आई थिंक आप लोग को एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर पढ़ना है कि लीडर का काम क्या होता है, कैसे अपनी टीम की रक्षा करता है, कैसे अपनी टीम के लिए भोजन प्रबंध करता है, कैसे अपनी टीम में सबको जाने के बाद वो जाता है, कैसे उसकी देखरेख करता है, कैसे उसको मेडिकल सुरक्षा प्रदान करता है। ये सब चीज़ का आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वो लीडर बना देते बच्चों को और हम देखते हैं कि कैसे बच्चे उसको अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अपने टीम के जो बच्चे उसको कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम में हाथ बटा रहा है कि नहीं बटा रहा है। ये सब चीज़ क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये हमारा हो गया परिवार एवं मित्र से, ठीक है। और जो उसका खेल खेलते हैं, बच्चों को खेल खेल में ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ईवीएस में ही 2 चीज़ को और इंक्लूड किया गया है। अब बचा भोजन, आश्रय या आवास कह सकते हैं, पानी, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस सब चीज़ को मैं परिवार एवं मित्र को सब भली भांति जुड़े हुए तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और ये चारों चीज़ का मैं एक बार और वीडियो बना दूंगी। थोड़ा सा मैं ईवीएस में चलती हूँ क्योंकि ईवीएस में बहुत सारी चीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और जो एग्जाम में पूछी जाती है मैं उससे देखती हूँ। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आप एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं पेड़ के बारे में, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ के बारे में, ठीक है, तो आप उस पेड़ से कैसे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि ये पेड़ किसका है, किस चीज़ का पेड़ है, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ। तो हम एक चीज़ वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का मेन मोटो क्या होता है, 2 चीज़ को देखकर चलना। कैसे, एक हमारा क्या है, सामाजिक घटक, जो कि हमारा परिवार मित्र, आस पड़ोस, सगे संबंधी, काम, जो भी चीज़ हो गया, लीडरशिप, जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो भी है। और दूसरा होता है हमारा भौतिक घटक। भौतिक घटक में क्या क्या होता है, आपका वनस्पति, पशु पक्षी, हवा, पानी, ये सब क्या है। उसी में हमारा एक पेड़ पौधा भी आ जाता है, हम उसे बचा सकते हैं बच्चों को कि ये क्या है, कैसे आया। 2 चीज़ को, 2 पहलू को अच्छे से समझना है। क्या है, एक हमारा है सामाजिक घटक, जो हमारा भाषा है, जो हम बोलचाल की करते हैं, हमारा रिलेशन है, हमारा परिवार है, हमारा मित्र है, आसपास हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड है। और दूसरा क्या है, हमारा भौतिक घटक, जो हमने बताया क्या है, हवा, पानी, पक्षी, पशु, ये सब चीज़, ठीक है। इसमें भी हम 2 तरीके से बता सकते हैं, एक है हमारा प्राकृतिक और एक हमारा सामाजिक। 2 चीज़ हो गया। देखिए दोनों चीज़ कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक हमारा क्या है प्राकृतिक और एक हमारा क्या है सामाजिक। तो इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि आप दोनों परिस्थितियों में कैसे करोगे। अब छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने बोला कि पेड़ के बारे में बताता है। अब हम देखेंगे कि मौसम किसका है। अगर आम का मौसम है, ठीक है, तो हम बच्चों को एक आम का
फिगर बनाएंगे। इवन अच्छा फिगर तो नहीं बना, आप लोग इसे अच्छे से बनाकर बताना बच्चे को, क्योंकि बच्चों कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं। ठीक है, हाँ। अब बोलेंगे बच्चे क्या है, इसे सब लोग भली भांति परिचित होते हैं, है ना, और परिचित होने के साथ साथ उसे जानते भी है कि हाँ। अब हो सकता है इवन आप सिटी में पढ़ा रहे हो किसी स्कूल में, तो हो सकता है छोटे बच्चे बोले कि ये कहाँ मिलता है, तो आपको बोल सकते हैं कि शॉप सेलर, जो ठेला पे बेचता है वहाँ मिलता है, या फिर जो वेजिटेबल सेलर है वहाँ पे मिलता है। लेकिन गांव में अगर ये चीज़ देखो तो सर मेरे घर के पास पेड़ है, मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा, ये लेकर आऊँगी, ये चीज़ बच्चों जल्दी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें अपने टीचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ये चीज़ आप नोटिस करना। मैंने भी ट्रेनिंग में किया था, तो बहुत चीज़ें इसको वहाँ पे नोटिस किया था। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि सबको एक पेड़ लगाओ। ठीक है, तो आम का पेड़ लगाना तो मुश्किल है, तो घर में छोटे छोटे अनाज होते हैं, चना है, मूंग है, गेहूं में, मतलब किसी भी चीज़ का आप उसको फुलाओ और एक पेड़ लगाओ। यही भी एक तुलसी का ही पेड़ आसपास मिल जाएगा, उससे लगाओ, और सब एक अलग अलग गमला में रोपेगा। ठीक है, और देखेंगे 10 दिन के बाद हम सबका पेड़ को देखेंगे, और किस पेड़ में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सब उसको अच्छे तरीके से पोसे। इसमें क्या चीज़ हुआ, 2 चीज़ यहाँ पे आया। पहला क्या आया, मेरा ये चीज़ एग्जाम्पल देने का क्या मतलब था कि बच्चों को हम डूइंग विथ लर्निंग क्या दिए, डूइंग विथ लर्निंग। बच्चा जब उस पेड़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं इसे हमें अच्छा बनाना है और सबसे बेस्ट करना है, तो वो चीज़ क्या होता है वहाँ पे वो करके सीखता है। और दूसरा क्या होता है, एक प्राकृतिक से उसका लगाव होता है। 2 चीज़ हुआ, एक तो उसका लगाव जुड़ा नेचर के प्रति, और दूसरा क्या हुआ, उसे वो करके सीखा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ईवीएस मतलब पढ़ाने का, किसी भी चीज़ को आप पढ़ाते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा के साथ साथ उसे जागरूक करना किसी भी चीज़ के प्रति। अब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईवीएस ही पढ़ा रहे हैं, ईवीएस के साथ साथ हमें उसके प्रति जागरूक करना है कि आप इसे फ्यूचर में कैसे पोषित कर सकते हो, कैसे इसका यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे इसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। ये सब चीज़ मोटो होता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा करना उसके मन में, जागरूकता के साथ साथ एक ऐसा माइंडसेट करना कि आप अपने पर्यावरण को सेफ करो, सुरक्षित करो, पेड़ काटने से रोको, पेड़ को बचाओ, पेड़ लगाओ। ये सब चीज़ से बनाएंगे तो इससे क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा जागरूकता पैदा होती है और इसे करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ हम टीचर उसके साथ होते हैं, हमेशा जगह जगह उसकी सपोर्ट करते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं एनसीएफ, ये सब चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके बाद हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं रह गया है, और मैं कोशिश करूँगी कि इस तीनों की वीडियो मैं एक साथ बना दूँ। छोटी सी टॉपिक है, तो आप वहाँ से देख लेना। और ईवीएस की जिसकी एनसीईआरटी बुक की छुट्टी है, एनसीईआरटी की जो बुक की जो छुट्टी है, एनसीईआरटी की जो बुक की जो भी छुट्टी है, नोट्स वगैरह, वो आप हमें कमेंट कर देना, मैं सेंड कर दूंगी। और जितनी वीडियो प्लेलिस्ट में ईवीएस से सब उसे देख देना। 100% आई गारंटी कि आपको वहाँ से 30 में कम से कम 27 मार्क्स आप लोग वहाँ से पा सकते हैं। इतनी बेस्ट वहाँ पे नोट्स है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जितनी भी वीडियो अपलोड हो सबको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।